प्राचीन भारत में चित्रकला और मूर्तिकला के इतिहास को। इसमें हम लोगों ने लगभग 205 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और आगे हम लोग आज 206 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। 206 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि चाणक्य अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। बेहद आसान प्रश्न पीजीटी 2013 में पूछा गया था और इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न, संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। तो संसार की सबसे पुरानी लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि है। प्रश्न संख्या 3, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है। तो सम्राट अशोक के स्तंभ पर लिखी गई लिपि ब्राह्मी लिपि है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 209 नंबर का प्रश्न, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति अंकित है। तो मयूर की आकृति नंदनगढ़ अभिलेख पे अंकित है। 210 नंबर का प्रश्न, मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी। तो पाटलिपुत्र सम्राट अशोक की राजधानी थी। जहां पे सम्राट अशोक की राजधानी थी वहीं पे मौर्य वंश का राजा प्रसाद था और वहीं पे लकड़ी पत्थर और ईंट से निर्मित राजप्रसाद और सभागृह भी था। अगला प्रश्न 211 नंबर का, सम्राट अशोक कालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसे मिली। तो जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले सफलता मिली अभिलेखों को पढ़ने में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये न केवल टीजीटी पीजीटी बल्कि अन्य जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उन सभी में ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए ही नहीं है। अशोक स्तंभ किससे बने हैं। हमने बताया मौर्य वंश में जो भी पत्थर से बनी हुई चीजें बनी हुई हैं वो सभी चुनार चुनार से जो सैंडस्टोन हो, चुनार के बलुआ पत्थर, चुनार सैंडस्टोन बलुआ पत्थर वहीं से निर्मित है। तो चुनार से निर्मित है। चुनार मिर्जापुर के निकट स्थित है। चुनार की पहाड़ी भी है। चाहे वो आपका सारनाथ का स्तंभ हो या जो भी स्तंभ है तभी आपका चुनार सैंडस्टोन से ही निर्मित है, चुनार के बलुआ पत्थर से ही निर्मित है। अगला प्रश्न आपका, गुप्त काल में भी कुछ चीजें हैं जो यही चुनार के बलुआ पत्थर से ही निर्मित है। चलिए 213 नंबर का प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष। देखिए यक्ष से संबंधित परखम यक्ष, दीदारगंज की यक्षिणी और चामरखेड़ी यक्षिणी ये सभी लगभग मौर्य वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश। अगला 214 नंबर का प्रश्न, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है। देखिए इस पे थोड़ा सा मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये यहीं की मतलब ये शैली यहीं की भारत की ही उत्पत्ति है, जबकि कुछ मानते हैं ईरान की उत्पत्ति है। लेकिन भारत और ईरान में अगर दोनों दिया रहे तो ईरान को ही मानते हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां किसकी हैं। ध्यान रखिएगा अशोककालीन जो भी स्तंभ हैं उनके शीर्ष पर हमेशा पशुओं के चित्र, पशुओं के मतलब मूर्तियां या आकृतियां अंकित हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा पशुओं की। अगला प्रश्न है 216 नंबर का प्रश्न, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने। तो सम्राट अशोक उत्कल प्रदेश या जिसे वर्तमान में
उड़ीसा कहते हैं या कलिंग कहते हैं। पूर्व में कलिंग नाम था, और तो कलिंग पर चढ़ाई के बाद ही वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। पूछ लेता है कि किसके संपर्क में आने से बौद्ध धर्म स्वीकार किए, तो एक नाम आता है उपगुप्त का। कुमारगुप्त उपगुप्त में कंफ्यूजन ना पड़िएगा, उपगुप्त, ठीक है। उपगुप्त के संपर्क में आने से, कुमारगुप्त का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से है, तो यहाँ पे उपगुप्त होगा। उपगुप्त के संबंध में, संपर्क में आने से सम्राट अशोक उत्कल प्रदेश के, मतलब कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे। यहाँ पे जवाब हो जाएगा उत्कल प्रदेश या कलिंग। 217 नंबर प्रश्न, अशोक ने किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया? दो बौद्ध संगीतियां पहले हो चुकी थी, लेकिन तीसरी बौद्ध संगीत लगभग 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कराया था, और इसमें इसकी अध्यक्षता मोग्गलीपुत्र ने किया था। मोग्गलीपुत्र या मोग्गलीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए अगला है 218 नंबर का प्रश्न। कह रहा है कि बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों पर कितनी गुफाओं पर नक्काशी हुई है? तो यहाँ पर कुल मिला के 5 पहाड़ियों पर नक्काशी हुई है, 5 गुफाओं पर नक्काशी हुई है, और ये गुफाएं सम्राट अशोक और उनके पौत्र सम्राट दशरथ ने कराया था। आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा, 5 गुफाओं पे नक्काशी की गई है। 219 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, सम्राट अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण कराया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, गोपिका गुफा का निर्माण कराया। ये जो लिखा है लोमस ऋषि गुफा, ये आपका बिहार में स्थित है, और सबसे पहले यहाँ पे मेहराब युक्त प्रवेश द्वार यहीं पे बना था, ठीक है। बादामी तो जानते हैं, यहाँ पे आपका कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न 220 नंबर का आपके सामने, सांची स्तूप किस नगर के पास में है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है तो ये बनारस और झांसी तो नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन आते हैं, ग्वालियर और भोपाल। अगर देखिए विदिशा दिया रहे तो भोपाल भी गलत हो जाएगा, लेकिन विदिशा नहीं दिया है तो भोपाल सही जवाब हो जाएगा। सांची स्तूप की खोज टेलर ने किया था, जनरल टेलर ने किया था 1818 ईस्वी में। जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न 221 नंबर का आपके सामने कह रहा है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ध्यान रखिएगा रायसेन जिले में, रायसेन जिला जहां भी आ जाए मध्य प्रदेश तो सांची स्तूप लगा दीजिएगा। लिखा है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पहाड़ियों के शीर्ष पर किस स्तूप स्थित स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? तो सांची स्तूप, रायसेन जिले में सांची स्तूप है। अगला प्रश्न 222 नंबर का, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम वचन कहाँ दिए? सबसे पहले उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए, और सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया जो अशोक का लाट है या अशोक स्तंभ है। हाँ मित्रों, सारनाथ स्तंभ से संबंधित एक मुद्दा और भी चल रहा है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। आपके सामने एक इमेज दिख रहा है, इमेज में आपको सारनाथ स्तंभ दिख रहा है बाएं साइड, और दाएं साइड आपको दिख रहा है जो अभी नई संसद में स्थापित किया गया अशोक की लाट का चार स्तंभ, मतलब कि राष्ट्रीय चिन्ह है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी ये जो चित्र आप देख रहे हैं ओरिजिनल शेर के मुख में देखिए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मतलब शेर बहुत शांत है, एग्रेसिव नहीं है, जबकि ये ओरिजिनल क्या नाम है स्तूप, मतलब कि अशोक का लाट है, ठीक है। मतलब कि ये कहीं दुर्घटनावश, प्राकृतिक दुर्घटनावश गिर गया था, तो अभी इसको म्यूजियम में रख दिया गया है, लेकिन ये वर्तमान में बना गया और संसद के ऊपर रखा गया है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। आपके सामने चित्र दिख रहा है।
तो ये शांत दिख रहा है और ये शेर एग्रेसिव दिख रहे हैं, बस यही अंतर है और इसीलिए इतना बवाल मचा हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चक्र बना हुआ है, जो कि आप राष्ट्रीय ध्वज में इस चक्र को देख सकते हैं, 24 तीलियों वाला चक्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें चारों ओर 4 पशु हैं। इन पशुओं में इन पशुओं को इस हिसाब से सेट किया गया है, इस अशोक के लाट को इस तरह से रखा जाता है कि 4 पशु 4 दिशाओं में देखते हुए रहेंगे। पहला पशु गज मतलब हाथी, हाथी हमेशा पूर्व की दिशा में देखता रहेगा, और वृषभ मतलब बैल हमेशा पश्चिम दिशा में, सिंह उत्तर की दिशा में, और आपका अश्व दक्षिण की दिशा में देखते हुए रहेंगे। ये इसका रखने का और सेट करने का तरीका होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे उल्टे कमल या घंट के आकार का एक रखा हुआ है चित्र, आकृति रखी हुई है। इसके ऊपर ये जो सिंह और 4 पशु है वो रखे जाते हैं। ये ओरिजिनल है और ये सारनाथ स्तंभ 50 फीट ऊंचा था, और ये देख रहे हैं आप कितना चिकना है, और ये एकाश्म स्तंभ पे रखा गया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। हालांकि ये 50 फीट से गिरने के बाद भी इसमें क्षति नहीं हुई है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के लिए कि ये अभी भी उसी ढंग से सुरक्षित बचा हुआ है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं और इसको हटाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सारनाथ स्तंभ के बारे में। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने स्वयं कभी भी अलौकिक दावे नहीं किए। तो अलौकिक दावे का अर्थ होता है दूसरे लोग से संबंधित दावे। तो भगवान बुद्ध ने हमेशा परलोक से दूर हटा और इहलोक की बात की। वो हमेशा भौतिकवाद की बात करते थे और विज्ञानवाद की बात करते थे। वो अंधविश्वास से लोगों को दूर रखा करते थे, और यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि वो उनका जो मार्ग था वो मध्यम मार्ग पे चलने का था। सबसे बड़ी शिक्षा उनकी यही थी, मध्यम मार्ग पे चलना। मध्यम मार्ग का अर्थ होता है कि न तो आप चरम कष्ट की ओर जाइए, न तो चरम सुख की ओर। मध्यम मार्ग का अर्थ होता है किसी भी तरफ आप चरम पे न जा करके उसके मध्यम से होते हुए जीवन सामान्य तरह गुजार सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, मतलब कथन का स्टेटमेंट, बुद्ध ने स्वयं कभी भी अलौकिक दावे नहीं किए। तो ये बात सही है। तर्क में कह रहा है उन्होंने सचमुच शाश्वत आत्मा के विचार को अस्वीकार किया। तो जब उन्होंने शाश्वत आत्मा के विचार को अस्वीकार किया, तभी तो वो इहलोक की बात करेंगे, परलोक की बात नहीं करेंगे। तो ए और आर दोनों सही है, और ऑप्शन नंबर ए में ये बात लागू होती है। 224 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, सांची में प्रदर्शित आपकी कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप आप लोग जानते हैं, तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न 225 नंबर का आपके सामने आ रहा है और कह रहा है, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया। तो वही बात है, क्या मतलब है, सारनाथ में। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनी हुई है। तो मौर्य काल में जो भी बने हुए हैं वो चूना बलुआ पत्थर से, मतलब चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला प्रश्न आपके सामने 227 नंबर का, जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अंतिम कौन थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। कभी कभी पूछ लेता है ऋषभदेव का चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इनका चिन्ह बैल था। और पूछ लेता है कि महावीर स्वामी का मतलब कि चिन्ह क्या था। तो महावीर स्वामी का चिन्ह था आपका सिंह। इसी तरीके से नेमिनाथ का पूछ लेता है, नेमिनाथ का था सर्प। चलिए अगला प्रश्न 228 नंबर का, सारनाथ स्थित लायन शीर्ष, वही लायन शीर्ष जो आपको हमें दिखाए थे, लायन शीर्ष किस माध्यम से निर्मित है। तो ये चमकदार बलुआ पत्थर से निर्मित है, चुनार के।
भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, रायगढ़ जिले में। अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा था वो? 229 230 नंबर का प्रश्न। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी, मैंने बताया 4 पशु हैं, बाघ, हाथी, अश्व और मतलब वृषभ, बैल। तो देखिए 4 ठो है, तो इसमें दोनों हो सकते हैं, घोड़ा और बैल दोनों हो सकते हैं, लेकिन अब बैल को माना है तो ठीक है। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कह रहा है शीर्ष स्तंभ पर, स्तंभ के शीर्ष पे हमने बात किया था, वो जो लैंड कैपिटल के नीचे, तो वो गलत हमने बताया। ये देखिए आपको हम बता दें कि शीर्ष पे, जैसे कि हम बात करें बाघ अलग जगह पे, हाथी अलग जगह पे, और वृषभ आपका रामपुरवा बिहार में स्थित है वृषभ का, तो उसमें बैल ऊपर रखा हुआ है, तो बैल है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। हमने गलत बता दिया था, तो घोड़ा बताया, तो बैल होगा, ठीक। गाय और गैंडा तो कहीं नहीं है। चलिए 231 नंबर प्रश्न। इसी तरीके से एग्जाम में गलती होता है और लोग घोड़ा को टिक लगा के चले आते हैं, ठीक है, तो गलती नहीं करना है अपने को, सही जवाब देके नंबर को लेना है। 231 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश लिखा हुआ है? तो सांची स्तूप में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। मौर्य काल में ज्यादातर चीजें ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि परखम यक्षी के बारे में कह रहा है कि परखम यक्षी हो गया या फिर हो गया दीदारगंज यक्षी, चामराधारणी यक्षी, ये सभी आपका मौर्य काल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 233 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार, हमने बताया आपका लोमेश ऋषि में लोमेश ऋषि की गुफा में मेहराब युक्त प्रवेश द्वार बनाया गया, शायद पहले या दूसरे प्रश्न में हमने आपको बताया था। लोमेश ऋषि आपका बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 234 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया? तो ये सभी जानते हैं, सम्राट अशोक ने, मौर्य काल के। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आप ऑप्शन नंबर कहाँ से आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सम्राट अशोक। 235 नंबर प्रश्न कह रहा है गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ पर स्थित है? देखिए इसको होना चाहिए तो बिहार पाटलिपुत्र में स्थित है, बिहार में। तो एग्जामिनर को समझना चाहिए, दोनों ऑप्शन नहीं देने चाहिए। ज़्यादा तो लोग पाटलिपुत्र लगा के चले जाएंगे और फिर इसी में बवाल होता है, कोर्ट कचहरी घूमना पड़ता है। तो पाटलिपुत्र भी सही है, बिहार भी सही है, बिहार राज्य में स्थित है, पाटलिपुत्र तो वहाँ का स्थान है, अब पटना कहलाने लगा, जिला है और मुख्यालय भी है बिहार का। 236 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, भाई मंजा आ जाओ। 236 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया? हमने बताया आपको कि वो जो सारनाथ का स्तंभ है, सारनाथ के स्तंभ में 4 पशु हैं, चारों पशुओं के बीच में, मतलब 2 पशु के बीच में एक चक्र बना हुआ है जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना हुआ है, तो वो सारनाथ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 237 नंबर प्रश्न वाकाटक राजा कौन थे? वाकाटक राजा आपके उधर के थे, मध्य भारत या दक्षिण भारत से लगे हुए। ये गुप्त वंश के, गुप्त काल के समकालीन थे, लेकिन अलग थे ये। गुप्त काल इधर, मतलब गुप्तों का साम्राज्य उत्तर में था, इनका दक्षिण में था। वाकाटक का ज्यादातर प्रभाव महाराष्ट्र कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र, कर्नाटक के क्षेत्र में रहता है। ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे और इनके काल में जो भी निर्माण हुए हैं वो इसी से हुए हैं, बौद्ध जैन से नहीं हुए हैं। 238 नंबर प्रश्न कह रहा है अशोक के किस स्तंभ पर मयूर की आकृति? ये तो पहला प्रश्न भी था शायद, नंदनगढ़ के अभिलेख में है। 239 नंबर प्रश्न आपके सामने गुप्त काल से संबंधित आ गया, गुप्तकालीन मंदिर कला। गुप्तकाल के बारे में हम बता दें कि ये
मतलब कि यहाँ पे ये वैष्णव धर्म के, वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, और इनके काल में मंदिर बनना शुरू हुआ था। और इनके काल में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और इनके काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। कुछ प्रतापी राजा हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक कहलाए, और बाकी तो ठीक ही थे सभी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 239 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में, देखिए वाहन यमुना नदी और गंगा नदी दोनों के वाहन है। तो यमुना नदी के वाहन कुर्म है, और गंगा नदी का वाहन आपका मगरमच्छ है। ठीक, तो यमुना नदी के बारे में पूछा है तो कुर्म, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 240 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि उत्तर भारत की कला में सभी धार्मिक समुदायों की दृष्टि से साधारणतः किस युग की कला को शास्त्रीय चरमोत्कर्ष स्वर्ण युग के रूप में स्थान दिया गया? तो स्वर्ण युग आ गया, स्वर्ण युग आ गया तो आप गुप्त काल में बिना देखे टिक लगा सकते हैं। 241 नंबर प्रश्न, सुल्तानगंज बुद्ध की आदमकद ताम्र प्रतिमा। देखिए जब आपकी बात की जाए कि चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित, तो चुनार बलुआ पत्थर से निर्मित आपका हो जाएगा मौर्य काल। कुषाण काल में मथुरा और गांधार शैली हो जाएगा। वाकाटक तो ब्राह्मण से संबंधित है, तो ये बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे नहीं। गुप्त काल इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा ताम्र प्रतिमा गुप्त काल में बनी हुई है। 242 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 242 नंबर प्रश्न के आपके सामने कह रहा है, भारतीय स्थापत्य कला के पहले सर्वतोभद्र मंदिर का क्या नाम है? तो मैंने बताया कि गुप्त काल में जो भी मंदिर बने हैं, या फिर भारत में जो भी मंदिर बनना प्रारंभ हुए, वो गुप्त काल से ही हुए, और पहला मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 243 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि अब ये देखिए 4-6 प्रश्न इसी देवगढ़ से ही पूछेगा, तो इसमें यह मंदिर करके देगा, यह मूर्ति करके देगा, तो इसमें आप लोग परेशान न होइएगा। कह रहा है यह मंदिर भारतीय इतिहास में किस काल से संबंधित है? तो तभी ईस्वी की बात करें, ईसा पूर्व की कोई बात कर नहीं रहे, नहीं तो ईसा पूर्व की बात करता तो हम लोग खट से उसको गलत लगा देते, ईस्वी वाले में टिक लगा देते। तो इसका होगा 425 ईस्वी में, 425 ईस्वी में दशावतार मंदिर बना। आगे कह रहा है यह मंदिर, इस मंदिर की वास्तुशिल्प कौन सी है? तो गुप्तों का साम्राज्य उत्तर भारत में था, तो उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर बने, मध्य भारत में वेसर शैली के, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर बने। तो ये गुप्त काल उत्तर भारत में था, गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत में था, तो नागर शैली के मंदिर बने हैं। 245 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है यह मूर्ति, मतलब उसी में एक मूर्ति है, वो भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। तो अब गुप्त काल की बात की जाएगी तो विष्णु से ही जो भी रहेगा वो सही लगा देंगे हम लोग। कह रहा है कि यह मूर्ति किस रूप में ज्ञात है? तो ये विष्णु अनंत साई, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, और सांप इनके ऊपर फन फैलाए हुए है एकदम। जो दायां हाथ है वो सर के नीचे एकदम मस्त से आराम की अवस्था में है। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 246 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पैनल की निम्न तल की आकृति की पहचान करिए। देखिए इसमें कोई चित्र तो बना नहीं, इसलिए इसको नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 247 नंबर प्रश्न कह रहा है, अच्छा 246 नंबर ही कह रहा है, तो ठीक है। इसमें कोई चित्र रहा होगा, चित्र के माध्यम से बताया होगा कि ऑप्शन नंबर डी आयुध पुरुष और दैत्य की। चलिए 247 नंबर प्रश्न कह रहा है यह मूर्ति कहाँ पर अवस्थित है? वो मूर्ति मतलब वही अनंत साई वाली, ठीक है। तो वो कहाँ पे स्थित है? दशावतार मंदिर देवगढ़ में। अब कैलाश मंदिर एलोरा में तो इनका कुछ चल नहीं रहा था, तो कैलाश मंदिर में गुप्त कुछ करेंगे नहीं, अजंता में भी नहीं करेंगे, और उदयगिरी में तो था नहीं, विदिशा एमपी में, तो वहां पे भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब दशावतार मंदिर देवगढ़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। 248 नंबर प्रश्न कह रहा है गुप्त कालीन मंदिर की बाहरी दीवार में एक ताखा में
विष्णु अनंत साई की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है किस मंदिर में? तो अभी ये प्रश्न तीसरी बार आ रहा है दशावतार मंदिर में। दशावतार मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद किए रहिएगा। 249 नंबर प्रश्न कह रहा है गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है? तो ये तो कई बार आ चुका है सामने, भगवान विष्णु को समर्पित है। 250 नंबर प्रश्न कह रहा है गुप्त काल के मंदिर का वास्तुकला का सही क्रम बताइए। सबसे पहले कौन सा मंदिर बना है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो देवगढ़ सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी में आता है। तो बिना देखे हम लोग, मतलब कि बिना ज्यादा दिमाग लगाए, खट से ऑप्शन नंबर बी को लगा के आगे बढ़ेंगे और सही नंबर का सही प्रश्न हो जाएगा हमारा। चलिए, गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ईंट मंदिर भीतर गांव में स्थित है, ठीक है, देवगढ़ में नहीं है, भीतर गांव में ईंट मंदिर है। 252 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है गुप्त स्थापत्य का प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी, मतलब भगवान कृष्ण अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। तो कह रहा है कि किस संग्रहालय में रखी हुई है? तो ये आपका बनारस में, वाराणसी में स्थित है, भारत कला भवन में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न की ओर 253 नंबर प्रश्न कह रहा है किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ आकृति की तथा भावना का पूर्ण विलयन रूप निरूपण करती है? तो ये होता है आपका गुप्त काल में। चलिए, अगला प्रश्न 254 नंबर का प्रश्न आपके सामने क्या रहा है, कथन और तर्क का प्रश्न है। क्लासिकी गुप्तकालीन सौंदर्य शास्त्र की शैली इंद्रियग्राही और अध्यात्म का मिश्रण है, बात सही है। और कह रहा है ऐसा इसलिए कि अभिव्यक्ति की आध्यात्मिक कुषाण युग से ली गई है। ऐसा नहीं है, कुषाण उषाण युग से नहीं लिया गया है। तो आर गलत है, ए सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में ये सही मिलता है, ए गलत, ए सही आर गलत। चलिए, कह रहा है विष्णु प्रतिमा में गदा को किस रूप में निरूपित किया गया है? तो विष्णु प्रतिमा में गदा को सहचरी रूप में निरूपित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 256 नंबर प्रश्न शयन मुद्रा में मिली सर्वाधिक मूर्तियां किसकी हैं? शयन मुद्रा में बताया भी भगवान विष्णु की, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं किससे बनी हुई हैं? तो मथुरा की बुद्ध प्रतिमाएं लाल बलुई पत्थर, रेड सैंडस्टोन से निर्मित हैं। तो मित्रों, 257 प्रश्न तक हो चुका है। अगला आगे के प्रश्न कल होंगे, और कल आखिरी इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा। उसके बाद फिर नए चैप्टर में आ जाएंगे। तो मित्रों, 225 पेज खत्म हो चुके हैं, आपके सामने दिख रहा होगा। लगभग 994 पेज है और उसमें 11,480 प्रश्न आपको मिलेंगे। हम लोग लगभग 1500 के आसपास प्रश्नों को कर चुके हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, कर लो सब्सक्राइब, ठीक। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।